हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस एरिया। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र जो जैक के द्वारा जारी किया गया है क्लास 10 का, उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो कक्षा 10 का एग्ज़ाम है इस बार 2 टर्म में होगा। पहला टर्म आपका नवंबर 30 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और दूसरा टर्म जो है वह अब मार्च अप्रैल में शुरुआत होगी उसकी। तो पहला जो टर्म होगा वह पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चुन करके लिखना होगा। तो दोस्तों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड का जो प्रथम शावधिक परीक्षा 2021-22 है क्लास 10 के लिए, वह जो है कितने घंटे का होगा? 1.5 घंटे का होगा। 1 घंटा 30 मिनट का। और पूर्णांक कितना होगा? 40 नंबर का होगा। सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। देखिए क्या बोलता है कि सभी प्रश्न पत्र के उत्तर अनिवार्य हैं। सबसे पहले हम लोग ये दिशा निर्देश को पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वह क्या बोल रहा है कि कुल 40 प्रश्न होंगे। कुल कितने प्रश्न होंगे? 40 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। एक सही बनाने पे 1 अंक आपको मिल जाएगा। अब प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। 4 विकल्प होगा, ABCD या फिर 1 2 3 4 करके कुछ भी दे सकता है। तो 4 विकल्प में से एक ही सही रहेगा और एक आपको टिक करना है। उसके बाद आगे क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। सही को ही चुनना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर आपका गलत हो भी जाता है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अंक आपका सही वाला से नहीं काटा जाएगा। दोस्तों, चलिए हम लोग ये जो सवाल है मॉडल शीट 1 साइंस का, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन सा सवाल पूछा गया है। सेट 1 है। सेट 1 पहला क्वेश्चन क्या पूछता है साइंस का कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले ना हम लोग क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब क्या होगा कि ये जो ऑप्शन है तभी हम लोग उसको सही से चुन पाएंगे। तो क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल की इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसका नाम है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो इसका सही जो आंसर है वह किसके साथ जाएगा दोस्तों? सी के साथ जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। क्या पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो है वह कैसा संबंध है? ए नंबर ऑप्शन है R बराबर F बटा 2, बी नंबर ऑप्शन है F बराबर R बटा 2, सी नंबर ऑप्शन है R बराबर F और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं कि F बराबर R बटा 2 होता है। क्या होता है? F बराबर R बटा 2। F बराबर R बटा 2 मतलब वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की आधी होती है। तो इसका जो सही जवाब है वह किसके साथ जाएगा दोस्तों? बी नंबर के साथ जाएगा और बी नंबर इसका सही हो जाएगा F बराबर R बटा 2। बी नंबर को हम लोग टिक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी राशि जो है वह अपरिवर्तित रहती है, मतलब बदलती नहीं है? आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब अपवर्तन होता है प्रकाश का तब क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उस समय उसकी आवृत्ति में भी बदलाव होता है, तरंगदैर्घ्य में भी बदलाव होता है। तो बचा कौन? वेग। जो वेग है वह नहीं बदलता है। दोस्तों, वो चाल बदलती है प्रकाश की, लेकिन जो वेग है वह अपरिवर्तित रहता है, वेग नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, तो अवतल दर्पण हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारा है वह किस प्रकार का दर्पण है दोस्तों? अवतल दर्पण। और इसको देखिए, हिसाब से हम लोग देखेंगे ना, ये है अवतल दर्पण। और जब यहाँ पे हम लोग ये जो है एफ है, तो जब प्रकाश की किरण जो है वह दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात वह किधर से गुजरती है?
एप से गुजरती है। किससे होकर गुजरती है दोस्तों? एप से। जो फोकस रहता है उससे गुजरती है। तो इसका जो सही जवाब है वह जाएगा बी नंबर के साथ, एप हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह क्या कहता है? किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए कि दर्पण कौन सा होगा। तो बताना है कि दर्पण जो है वह कौन सा है। तो दोस्तों उत्तल, अवतल, समतल या फिर समतल तथा उत्तल दोनों होगा। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा समतल और उत्तल दोनों ऐसे दर्पण हैं जो वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही जवाब जाएगा किसके साथ? तो डी नंबर के साथ जाएगा, समतल तथा उत्तल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या पूछता है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम है दोस्तों? 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अब देखिए हम लोग नियम को जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के जो 2 नियम है वह कौन कौन से हैं। पहला बोलता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर जो अभिलंब और अपवर्तित किरण होते हैं वह तीनों एक ही समतल पर होते हैं। क्या क्या बोल रहा है? कि तीनों एक ही तल पे होते हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा बोलता है कि आपतन कोण की जो ज्या होती है, आपतन कोण जितना होता है उसी ज्या के अनुसार उसका परावर्तन कोण होता है, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या पूछता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वह कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। आर बराबर दिया हुआ है हमारा 50 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना है? 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को एफ निकालना है। एफ बराबर क्या? तो दोस्तों अभी हम लोग जो पिछला क्वेश्चन था उसमें देख चुके थे कि एफ बराबर जो होता है वह R/2 होता है। इसीलिए 50 बटा अगर हम लोग 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। और 25 ऑप्शन में देखिए कई नंबर पे है? सी नंबर पे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछता है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी दोस्तों वह कितनी होती है? 1 डायोप्टर होती है। 1 डायोप्टर को ही हम लोग बोलते हैं कि 1 मीटर जो है फोकस दूरी उसका है। क्या है? फोकस दूरी है। तो कितना हो जाएगा? 1 डायोप्टर होगा। अब माइनस में क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है एफ होता है वह हमेशा किस में रहता है? एफ जो रहता है वह हमेशा दोस्तों प्लस में रहता है उत्तल का। और एफ जब प्लस में रहता है तो उसके साथ साथ कौन प्लस में रहता है? तो उसकी जो क्षमता है वो भी प्लस में रहती है। तो उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण इसकी क्षमता और फोकस दोनों जो है पॉजिटिव रहती है, दोनों हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सिर्फ +1D, 1D होगा। आगे किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। अभी जस्ट बताए कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी हमेशा कैसी रहती है दोस्तों? तो पॉजिटिव रहती है, हमेशा प्लस रहती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी ओर। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में कि कांच में? दोस्तों जब प्रकाश का हम लोग वेग निकालते हैं तो वेग निकालने का फॉर्मूला होता है v बराबर c/n। सी जो है वह कांस्टेंट रहता है, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों ये है सी। और एन जो है, एन हम लोग क्या है? तो एन यहाँ पे अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। हाँ, जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना होता है उसको हम लोग यहाँ पे ए करके इसको कैलकुलेट कर देते हैं और जो आता है वह वेलोसिटी हो जाता है। वह क्या हो जाता है दोस्तों? वेलोसिटी हो जाता है। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा। तो न्यूनतम सीधा याद रखने का एक ट्रिक है कि न्यूनतम और अधिकतम कैसे होता है। तो जितना विरल होगा दोस्तों, विरल, विरल का मतलब क्या होता है कि जितना वह घना नहीं होगा, मतलब हल्का होगा। तो विरल को अगर हम लोग जितना विरल करेंगे वेग उतना ही बढ़ेगा। वेग क्या होगा? उतना ही बढ़ेगा। और सघन करेंगे माध्यम को, घना करते जाएंगे, घना करेंगे, घना बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? वेग जो है हमारा वह घटते चला जाएगा।
विरल करने से वेग बढ़ता है और सघन करने से वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। सघन बढ़ाने से वेग घटेगा और विरल विरल घटाने से, विरल करते जाना है हम लोग को, तो विरल तो वेग क्या होते जाएगा, इससे बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह कौन हो जाएगा, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, निर्वात में, जल में, वायु में कि कांच में। तो आप बताइए किस में होगा, कौन जो है सबसे ज्यादा सघन है, कांच है ना, कौन है, कांच है। तो इसका सही जवाब जाएगा किसके साथ, डी नंबर के साथ जाएगा, कांच में हो जाएगा। आगे देखिए 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, कितना पूछ रहा है, 4D। जो P बराबर दिया हुआ है हम लोग का, क्षमता दिया हुआ है, P क्या हुआ है, दिया हुआ है कितना है, 4D। कितना दिया हुआ है, 4D दिया हुआ है। और F निकालना है हम लोग को, F बराबर क्या, तो ए हम लोग देखे थे P बराबर 1/F होता है, P बराबर 1/F होता है। या फिर अगर हम लोग F निकालेंगे ना तो F बराबर 1/P होता है। F बराबर क्या होता है, 1/P। तो फॉर्मूला जो है 1/P पे बैठाइए आप। अब बैठाने पे क्या हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1/4 को ये करेंगे, कैलकुलेट कर देना है तो 0.25। और ये हमेशा मीटर में आता है, किसमें आता है, मीटर में, क्योंकि हम लोग डाईऑप्टर को मीटर में मापते हैं ना, क्षमता जो रहता है 1 मीटर। देखिए 0.25 मीटर आया है, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। अब ऑप्शन में नहीं है तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तब कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर है, हाँ लग रहा है, बी नंबर जो ऑप्शन है उसमें 25 सेंटीमीटर है। तो 11 का सही ऑप्शन जो है वह कौन हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। उत्तल लेंस का जो फोकस का अंतर है वह 50 सेंटीमीटर है। कितना है, 50 सेंटीमीटर है। एफ बराबर कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षमता कितना होगा दोस्तों, तो वैसा ही कैलकुलेट कर लेना है। और कैलकुलेट करके हम लोग क्या करेंगे, 1/50, 1/50। अब ये करेंगे तब कितना हो जाएगा, इसमें 1/50 करेंगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो प्लस, हाँ 2D आएगा। कितना आएगा, 2D। अब किस में पूछ रहा है दोस्तों, उत्तल पूछ रहा है, तो उत्तल जो है हमेशा प्लस रहता है, इसलिए प्लस 2D हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प्लस 2D। ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है प्लस 2D वही होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। सर्वाधिक किस में होता है, कांच में, पानी में, हवा में कि निर्वात में। तो दोस्तों हम लोग अभी देखे थे कि जैसे जैसे माध्यम जो है सघन होते जाता है वेग घटते जाता है। तो वेग जो है सर्वाधिक यहाँ पे पूछा है, तो सर्वाधिक किस में होता है, निर्वात में होता है। सर्वाधिक निर्वात में होता है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड हम लोग मानते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये भी पूछ सकता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे ज्यादा किस में होता है, निर्वात में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछता है, तो यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो गया। अभी हम लोग देख रहे थे ऊपर जो था वो फिजिक्स था, भौतिकी। अब यहाँ से रसायन शास्त्र शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 14 से। दिए गए प्रक्रम में कौन उष्मा छिपी है, उष्मा छिपी पूछा जा रहा है। तो उष्मा छिपी का मतलब क्या होता है, उष्मा बाहर निकलना, उष्मा का बाहर निकलना। तो श्वसन की अभिक्रिया जब होती है तो हम लोग जब बाहर गैस छोड़ते हैं तो उस समय आप हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं कि गर्म हवा हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं, उष्मा मिल रहा है कि नहीं। तो श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उष्मा छिपी अभिक्रिया है। आगे, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। चिप्स का जो पैकेट फुला हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हवा फुल के भरा दिया है, नहीं तो वह भराता नहीं है दोस्तों। वह क्या करता है, वह उसमें जो चिप्स डाला हुआ रहता है उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें ये किया जाता है, गैस को डाला जाता है। तो कौन सा गैस रहता है पूछ रहा है वहां पे, तो वहां पे जो गैस रहता है चिप्स की थैली में भरा हुआ, वह नाइट्रोजन रहता है। कौन रहता है, नाइट्रोजन रहता है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 16। जंग लगाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन की द्विविस्थापन। तो दोस्तों जंग लगना जो है वह क्या होता है, उसमें कैसे जंग लगता है, तो संयोजन की अभिक्रिया होती है। जो ऑक्सीजन रहता है वह किसी धातु के साथ जाकर के लोहा के साथ क्या करता है, संपर्क करता है, जुड़ता है। अब जब जुड़ेगा तब क्या होता है, संयोजन की अभिक्रिया होती है। तो इसका जो सही जवाब है वह कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजन। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन की अभिक्रिया है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछता है, ZnO जिंक ऑक्साइड को कॉपर के साथ जब मिलाएंगे तो जिंक अलग और कॉपर ऑक्साइड अलग, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है वह क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे उपचयन जो है कहाँ पे हो रहा है, किसके साथ उपचयन हो रहा है। तो दोस्तों उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, जिसके साथ ऑक्सीजन जुटेगा उसी के साथ उपचयन होगा। तो यहाँ पे किसके साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकला और किसके साथ जुट गया, कार्बन के साथ जुट रहा है। तो यहाँ पे उपचयन की अभिक्रिया जो है किस पदार्थ में हो रही है, तो कार्बन के साथ हो रही है, किसमें, कार्बन। तो 17 का जो सही जवाब है वह दोस्तों कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। 18 क्या पूछता है, दिए गए कौन से रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित मतलब दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, जितना इधर बराबर है, जितना इधर होगा उतना ही इधर होना चाहिए वैल्यू। तो इधर देखिए सी ए इधर एक है और इधर कितना है, एक है, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं आगे कौन कितना है, ओ जो है वह 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है, 2 और 2 4 हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और 1 4, मतलब अभी तक तो बराबर है। आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बचा हुआ है हमारा, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर कितना है, 2 है। अब बचा कौन, कार्बन बचा है। तो कार्बन जो है यहाँ पे भी एक है और इस साइड भी एक है, यहाँ पे एक है और इस साइड भी एक है ना। चलिए तो ये जो है ऊपर वाला 18 नंबर का वह क्या है, संतुलित है, वह क्या चीज है, संतुलित है। जो ऊपर वाला है ए नंबर 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। आगे वाला को देख लीजिए, ये संतुलित है क्या, नहीं। हाइड्रोजन 2 है इधर, इधर 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 ही है, सिर्फ हाइड्रोजन का अंतर है। इधर एल्यूमिनियम यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। चलिए तो इसका सही जवाब जो है कौन है दोस्तों, ए नंबर है। कौन है, ए नंबर। 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर में आइए। क्या पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, Pb प्लस CuCl2। अब PbCuCl2 जो है, Pb वह किसको क्या कर दे रहा है, तो Pb के साथ Cl2 जा करके मिल जा रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। तो 19 नंबर जो है वह कौन सा अभिक्रिया है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया है, मतलब हट जा रहा है वहां से ना। जो Pb है वह ज़्यादा शक्तिशाली है, वह उसके साथ जो क्लोरीन था उसको अलग कर ले रहा है, कॉपर को अलग कर दे रहा है और क्लोरीन को अपने से अभिक्रिया करवा रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछता है कि दिए गए पदार्थ में कौन सी गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। जी हाँ दोस्तों, गंधीय सूचक, यह क्या होता है गंधीय सूचक, मतलब वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अपना गंध में परिवर्तन कर लेती है, तो उसी को हम लोग गंधीय सूचक बोलते हैं। तो ये जो है दोस्तों, जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पहचान सकते हैं वस्तुओं को, जो वस्तुओं का जो गंध होता है उससे। तो इसमें जो गंधीय सूचक है आप बता सकते हैं कौन होगा, हल्दी, लिटमस, चाइना रोज होगा कि प्याज होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा प्याज। कौन हो जाएगा, प्याज। इसका भी डी हो जाएगा 20 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछता है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। हड्डियों को जब हड्डियां टूट जाती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और ऊपर से एक प्लास्टर चढ़ा देता है ना। तो वह जो प्लास्टर है वह किस लवण का होता है, क्या नाम रहता है उसको, तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसका सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 1/2 मतलब हाफ H2O होता है। देखिए तो इसका सही जवाब जो है वह कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी पूछ सकता था यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वह कौन सा है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको याद रखिएगा। आगे क्या पूछता है, विरंजक चूर्ण, क्या पूछा जा रहा है, विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है, हम लोग पानी वगैरह में डालते हैं क्लीन करने के लिए, उसमें जो रोगाणु कीटाणु रहते हैं उसको मारने के लिए ना। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, NaCO3, बी नंबर है CaCO3, सी नंबर है CaOCl2 या फिर डी नंबर है CaOH का हॉल 2। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है, CaOCl2 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अभिक्रिया हो रहा है जिसमें एक बैटरी जो है उसको जुड़ा हुआ दिखाया जा रहा है ना। अब ये जो है
इस कौन सा अभिक्रिया है पूछ रहा है, तो संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है कि विस्थापन है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वह अपघटन अभिक्रिया। वह अपघटन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वियोजन के नाम से जानते हैं ना। इसमें क्या होता है, वैद्युत अपघटन जिसको हम लोग बोलते हैं, वैद्युत अपघटन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वियोजन की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वियोजन हो जाएगा। आगे दोस्तों, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड कि ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों आपको पता होगा कि टमाटर जो है उसमें कौन सा अम्ल मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड है वह कहाँ पे मिलता है, दही में मिलता है। सिट्रिक एसिड जो है वह कहाँ पे मिलता है, तो दोस्तों सिट्रिक एसिड जो है वह हम लोगों को संतरा या नींबू का रस आप लोग जानते होंगे, उसमें कौन सा, सिट्रिक एसिड मिलता है ना, सिट्रिक। और एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों जो एसिटिक है वह सिरका, सिरका तो आप लोग जानते ही होंगे, सिरका में मिलता है एसिटिक। तो एसिटिक जो है वह सिरका में मिल गया, किसमें, सिरका में। सिट्रिक जो है वह किसमें मिल गया, तो हमारा संतरा या फिर नींबू वगैरह होता है उसमें मिलता है। लैक्टिक जो हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, मतलब लैक्टिक जो है वह दही में मिलता है, हमारा दही, लैक्टिक जो है दही में मिलता है। तो इसका जो सही जवाब है वह कौन है, ऑक्जेलिक, टमाटर में मिलता है। किसमें, टमाटर में। दोस्तों जी हाँ, 24 का जो सही जवाब है वह कौन हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछता है कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तनुकरण हम लोग किसको कहते हैं। तो दोस्तों जब अम्ल या फिर जो भी क्षार है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी मिला करके उसकी जो सांद्रता है उसको हम लोग कम कर देंगे। तो कौन कौन सी सांद्रता, हाइड्रोजन प्लस आयन की या फिर हाइड्रोक्साइड आयन की, जो हाइड्रोजन H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन की जो सांद्रता है उसको हम लोग पानी मिला करके कम कर देंगे, उसमें कमी आ जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं। क्या बोला जाता है, तनुकरण। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H प्लस और OH आयन की सांद्रता में कमी। आगे आइए, आगे क्या है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया उदाहरण है, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है दोस्तों, तो जो प्रकाश के साथ अभिक्रिया करती है तभी उसका काम होता है। जैसे AgBr, AgBr में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है वह क्या होता है, तो उसको जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तभी वह क्या करता है, सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों को अलग अलग करता है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं देंगे तब वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगी। इसीलिए यह जो है कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। जो पहले पुराना जमाना वाला कैमरा आता था उसका जो रील रहता था उसमें AgBr का लेप लगा हुआ रहता था, इसीलिए उसको अंधेरा में निकाला जाता था ताकि उससे उसमें जो फोटो है वह क्या करे, प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके खराब नहीं हो जाए। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का ए। आगे बढ़ते हैं 27। अमीबा जो है अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा आप लोगों को पता होगा कि अमीबा जैसे भोजन इसको दिखता है वैसे क्या करता है, अपना कुटपाद बना लेता है। क्या बनाता है, कुटपाद बना लेता है। देखिए ये जो है ये अमीबा है, यह क्या कर लिया, अपना पैर बना लिया। ये दोनों साइड से क्या कर लेता है, अपना पैर बना लेता है और धीरे धीरे इसको फंसा लेता है, ठीक ना, इसको फंसा लेता है। ये जो पैर है इसका बड़ा हो जाता है, इधर से फंस जाएगा। देखिए ये जो है भोजन जो है कहाँ चला गया, अंदर चला जाता है, भोजन अंदर हो जाता है। ये जो है ये जो पैर दिख रहा है इसी का नाम दोस्तों क्या चाहिए, कुटपाद है। क्या है, कुटपाद है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अमीबा जो है अपना भोजन अंतर्ग्रहण किससे करता है, तो कुटपाद से करता है। किससे करता है, कुटपाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। दोस्तों वसा का इमल्सीकरण मतलब क्या होता है कि वसा की जब बड़ी कोशिका होती है उसको तोड़ तोड़ के छोटा करता है। क्या करता है, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। और छोटे छोटे भाग जो हैं वह कैसे टूटते हैं, कौन उसको पचाने का काम करता है, कौन तोड़ने का काम करता है। तो ये चारों ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, श्लेष्मा, पेप्सिन या पित्त। तो दोस्तों ये चारों में से ये होगा पित्त। पित्त जो है वही वसा का पाचन करता है। पित्त अगर नहीं रहता है तो हमारा वसा का इमल्सीकरण नहीं हो पाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी का मतलब क्या होता है कि जो अपने से पोषण अपना पोषण खुद करता है, अपना भोजन खुद ही तैयार करता है। तो अमरबेल नहीं, ये तो दूसरे पे लटक के करता है। कवक नहीं, ये भी क्या करता है, तो कहीं सड़ा गला चीज है उससे उत्पन्न होता है, वहीं से निकलता है। अमीबा वो तो पकड़ के सीधा खा ही लेता है। तो यहाँ पे बचा कौन, आम। कौन बचा, आम का जो पौधा होता है, आम जो होता है वह क्या होता है, स्वपोषी होता है। वह किसी से कुछ मांगता
नहीं है। आगे देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन जो है 1 बोल रहा है, 2 बोल रहा है, 3 बोल रहा है और 4 बोल रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन-सा हो जाएगा? तो दोस्तों हम लोग अगर मनुष्य का कोष्ठक पढ़े होंगे तो इसमें 4 कोष्ठक होता है। कितना होता है? 4 कोष्ठक होता है। मनुष्य का जो दिल होता है उसके 4 कोष्ठक रहते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखे हैं, इस प्रकार से पढ़े हैं। तो ये जो है इसके 4 कोष्ठक कहाँ-कहाँ से? तो यहाँ से बटा हुआ रहता है 2 भाग। ऊपर वाला हो गया ये वाला और ये वाला। ऊपर वाला जो दोनों भाग रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो अलिंद बोलते हैं। ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? अलिंद। क्या बोला जाता है? अलिंद बोला जाता है। और नीचे वाला जो भाग रहता है उसको निलय बोला जाता है। तो 2 ऊपर और 2 नीचे कितने हो गए? 4 कोष्ठक हो गए। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जो है ऑक्सीजन कौन लेके जाता है हमारी कोशिकाओं तक? कोशिकाओं से फिर माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है, तो उसको कौन ले जाने का काम कौन करता है हमारे शरीर में? कोई तो गाड़ी होगी ना। जैसे हम लोग को कोई दूसरे जगह जाना रहता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ऑटो को पकड़ते हैं या फिर कोई बस, ट्रेन, टेम्पो वगैरह को पकड़ते हैं और चले जाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन प्रवेश करती है, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक, कोशिकाओं तक ले जाने का काम कौन करता है? या फिर वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ये सब गाड़ी है, पूरे शरीर का परिवहन तंत्र है, उसमें रक्त की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ठीक ना? रक्त। और रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को ही क्या बोला जाता है? श्वसन वर्णक बोला जाता है। हीमोग्लोबिन जो है हमारा श्वसन वर्णक है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो है वो अपने आप कम हो जाने लगेगा। ऑक्सीजन ले जाने वाला गाड़ी ही कम हो जाए तो ऑक्सीजन जा पाएगा? नहीं ना। नहीं जा पाएगा तो समझ लीजिए क्या होगा। आगे है 32 क्या पूछता है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वायु कुपिका है, वृक है, कि वृकाणु है, कि कोशिका गुच्छ है? तो दोस्तों जो उत्सर्जन तंत्र है उसकी क्रियात्मक इकाई अगर हम लोग जानते हैं तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा वृक। कौन सा हो जाएगा? वृक हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों कौन सा हम लोग मारेंगे? इसका सही जवाब बी नंबर, वृक को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे जो है अगला क्वेश्चन 33 जो है वह क्या बोलता है? 33 पूछता है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हमारा किडनी खराब हो जाता है, इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। वृक्क का काम क्या है दोस्तों? तो वृक्क का काम है कि हमारे जो रक्त होते हैं उसमें जितना सारा खराब चीज रहता है, यूरिया वगैरह, उस सबको फिल्टर करता है, उसको छानने का काम करता है। मतलब हमारे शरीर का छननी है। तो अगर वही खराब हो जाए तब क्या होगा? तब उसको बाहर निकाल करके छानना होगा। वो जो रक्त में यूरिया मिला उसको तो शरीर से बाहर निकाल करके, खून को क्या करना है? शरीर से बाहर निकाल देना है सारे ब्लड को, और उसको छानना है। वहाँ पे यूरिया वगैरह को खत्म कर देना है, जो हानिकारक पदार्थ है उसको छान देना है। वो जो छानने की प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो जो प्रक्रिया है उसको हम लोग अपोहन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपोहन। और इंग्लिश में बोला जाता है उसको हीमोडायलिसिस। आप लोग नाम सुने होंगे, हीमोडायलिसिस या फिर डायलिसिस। ठीक ना? तो ये जो है यह क्या करता है? तो वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को छानकर शरीर से बाहर निकाल करके छानने में मदद करता है। अपोहन की क्रिया बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे, जनन की मूल घटना क्या है? तो युग्मक का बनना, युग्मनज का बनना, कि डीएनए की प्रतिकृति बनना, या फिर भ्रूण का बनना? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जनन जब होता है तो सबसे पहले डीएनए की प्रतिकृति बनती है। क्या बनता है? डीएनए का फोटोकॉपी बनता है। और वही फोटोकॉपी जो है वह माता और पिता दोनों से मिल करके कहाँ पे आता है? तो बच्चे में आता है। तो सबसे पहले डीएनए की प्रतिकृति बनना जो है वह आवश्यक है। तो जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनना। डीएनए की प्रतिकृति बनना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहा है? तो दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो आप लोग एनसीईआरटी के बुक में देखे होंगे, क्लास 10 का जो साइंस बुक है, जनन चैप्टर। किसमें? जनन चैप्टर में। तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि अमीबा का, किसका दिखा रहा है? अमीबा। अब अमीबा जो है उसमें 2 प्रकार का फोटो दिखाया गया होगा, एक द्विखंडन
और दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होता है, तो एक जीव जो है वह दो भागों में टूट जाता है, अलग अलग बन जाता है, दो जीव बना लेता है। और बहुखंडन में क्या होता है, तो बहुत सारे भागों में टूट जाता है। तो ये जो है बहुखंडन का चित्र है। किसका चित्र है, बहुखंडन का। तो इसका सही जवाब जो है वह ए नंबर हो जाएगा। अमीबा में बहुखंडन को दिखा रहा है। अगला जो है 36 क्या पूछता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है। जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों जाकर के मिलता है तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो इसको निषेचन कहा जाता है। इसको निषेचन कहा जाता है। और वो जो बना दोनों जैसे मिल गया, ये जो है शुक्राणु है, ये क्या है, शुक्राणु है, ये शुक्राणु और ये जो है अंडाणु, जब दोनों मिल गया तो दोनों मिल करके एक ये बना लेता है, बड़ा सा अंडा बन जाता है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, युग्मनज। क्या बोला जाता है, युग्मनज। इसको युग्मनज बोलते हैं। और ये जो है प्रक्रिया, इसको क्या बोला जाता है, निषेचन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है 37 कि लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन की थायरॉक्सिन। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि लड़कों में जो यौनारंभ का लक्षण है वह टेस्टोस्टेरोन के द्वारा, किसके द्वारा, टेस्टोस्टेरोन। और लड़कियों में अगर पूछता तो किसके द्वारा होता है, एस्ट्रोजन। किसके द्वारा होता है, एस्ट्रोजन के द्वारा। लड़कियों में जो जनन हार्मोन है उसका नाम एस्ट्रोजन और लड़कों में जो जनन हार्मोन है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है। 38 क्या है, सौर स्थिरांक का मान क्या है। तो दोस्तों सौर स्थिरांक का मान जानने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सौर स्थिरांक होता क्या है, सौर स्थिरांक किसको कहते हैं। तो दोस्तों हमारी जो वायुमंडल है, मान के चलिए ये जो हमारी पृथ्वी है, ये है हमारा वायुमंडल और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो सूर्य का प्रकाश जो लंबवत आता है, लंबवत का मतलब जो 90 डिग्री पे सूर्य का प्रकाश जितना सारा इस पे पड़ रहा है पृथ्वी पे, और ये जो पड़ रहा है वह क्या दिखाता है, तो हमारा जो क्षेत्रफल है, प्रति इकाई क्षेत्रफल है, उसमें इसका मान कितना है, उसमें इसका मान कितना है कि कितना तापमान हम लोगों को सूरज जो है वह प्रदान कर रहा है, उसी को हम लोग सौर स्थिरांक बोलते हैं। तो सौर स्थिरांक जो है वह कितना है, तो दोस्तों फिलहाल जो सौर स्थिरांक है उसका मान कितना है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। या फिर अगर हम लोग को पूछेगा, दूसरा ऑप्शन देगा तो 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन हमारा ए नंबर है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए इसका सही जवाब कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछता है कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन की, मीथेन। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जैव गैस है वह किसको बोला जाता है, मीथेन को बोला जाता है। जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं हमें, उसको हम लोग मीथेन कहते हैं। इसके अपघटन से प्राप्त होता है कौन सा गैस, मीथेन गैस। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के ताप का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन फिर से समझिए, क्या पूछ रहा है कि महासागरीय ताप मतलब जो महासागर से तापीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, उसके लिए महासागर के पृष्ठ का जल, ये जो हमारा महासागर है इसके पृष्ठ का जल जो है उसका ताप कितना होना चाहिए, और इसके 2 मीटर अंदर चले जाएंगे तो इसका ताप कितना होना चाहिए, और दोनों के बीच अंतर कितना होगा, तब ये महासागरीय ताप ऊर्जा प्राप्त हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये जो है वह क्या होता है, देखिए जब महासागरीय तापीय ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त करना होता है तो ये हम लोग मान लेते हैं क्या, महासागर का जो सतह जो है, सतह का तापमान और 2 मीटर नीचे का तापमान में अगर 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, सिर्फ कितना का, 20 डिग्री सेल्सियस का, मतलब जितना गर्म ऊपर है उतना उससे 2 मीटर नीचे में कितना का अंतर होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का अगर गर्मी का अंतर है। हम लोग क्या जानते हैं कि ऊपर का जो सतह है सूर्य का प्रकाश पड़ने से ज़्यादा गर्म होगा, और नीचे 2 मीटर चले जाएंगे तो वहाँ पे ठंडा होगा ना जी। अब ठंडा होगा तब क्या होना चाहिए, तो कितना का अंतर होना चाहिए, आपका नीचे वाला पूरा बर्फ बनल रहेगा और ऊपर वाला 50 डिग्री रहेगा, तो क्या वहाँ पे 20 डिग्री का अंतर रहेगा, नहीं। तो मान के चलें अगर हम लोग के ऊपर वाला अगर 30 डिग्री तापमान है और नीचे वाला कितना रहना चाहिए, कम से कम 10 रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, 10 रहना चाहिए, तब यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है, 20 होगा कि नहीं। तो कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, तभी हम लोग जो महासागरीय तापीय ऊर्जा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी कम या फिर ज़्यादा रहेगा, तो हम लोग का जो महासागरीय तापीय ऊर्जा है
वह संपन्न नहीं हो पाएगा, उसकी मशीनें संपन्न नहीं हो पाएगी और हम लोग उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो सही जवाब है वह कौन हो जाएगा दोस्तों? 20 डिग्री सेल्सियस। कौन हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा SUCCESS सक्सेस और साथ में एरिया AREA। यूट्यूब में आप जाइए, यूट्यूब में जाने के बाद सक्सेस SUCCESS AREA एरिया को सर्च कीजिए। सर्च वाला दिया होगा ऐसा आइकॉन, इसमें जाके सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद हमारा चैनल आएगा। उसको क्या कर देना है दोस्तों? तो सब्सक्राइब कर देना है और बेल बटन वहीं पे बगल में होगा, उसको बेल बटन को ही दबा दीजिएगा, ठीक ना। बेल बटन को दबाइएगा तब क्या होगा कि अगला जो सेट 2 लेके आएंगे ना हम, वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर जो है वह सेट 2 अपलोड कर दिए हैं, अब हम लोगों को देख लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था सेट 1 साइंस का। सेट 2 जो है वह कल तक अपलोड हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।